हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार रेस्टेड पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष तमिलनाडु राज्य में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में था, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में थी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुख्यतः इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, आमरी नामक संदर्भ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। आमरी नामक संदर्भ स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है और आमरी स्थल की खोज और उत्खनन 1929 ईस्वी में N.C. मजुमदार ने की थी। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्तर मिले हैं और प्राक हड़प्पा कालीन किलेबंदी के साक्ष्य, मृद भांडों पर प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य, बारहसिंगा के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। सूती कपड़ों से लिपटा हुआ एक उस्तरा कालीबंगा से मिला हुआ है और 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटर ने। हंटर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, जबकि इरफान हबीब ने हड़प्पा संस्कृति को युद्ध जनित संस्कृति कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया और मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चनहुदड़ो में। सैंधव नगर चनहुदड़ो में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ से सिर्फ एक ही टीला मिला है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी और न ही सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले हैं और चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में मजुमदार ने किया था, जबकि इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी और गलियां भूल भुलैया जैसी नहीं बल्कि एकदम सीधी हुआ करती थी और घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर छोटी गलियों में ही खुलते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला में। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य का जन्म तक्षशिला के निकट चढ़ नामक ग्राम में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा भी तक्षशिला में ही हुआ था और आगे चलकर ये तक्षशिला महाविद्यालय के आचार्य बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था और इस समय कलिंग का राजा नंदराज था और कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म महामात्रों को भेजकर। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार धर्म महामात्रों को भेजकर किया और अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इनका मुख्य कार्य जनता को धम्म की बातें समझाना तथा धम्म के प्रति रुचि पैदा करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। ये जातियां दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्थर पर। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं मुख्य रूप से पत्थर पर उकेरे गए थे और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तंभ पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़े हैं और इस पर लिखित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत प्रांत में। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के सीमांत प्रांत में अवस्थित है और यहाँ से 1836 ईस्वी में जनरल कोर्ट द्वारा अशोक के वृहद शिलालेख की खोज की गई थी। शहबाजगढ़ी वस्तुतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान पवन प्रांत की राजधानी थी और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के शिलालेख की लिपि खरोष्ठी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषताएं पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवतावाद। पुनर्जागरण की चारित्रिक विशेषता मानवतावाद था और पुनर्जागरण यूरोप की सबसे प्रगतिशील धारा थी जिसका उद्भव तो इटली से हुआ किंतु शीघ्र ही इसने पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है और कुलीन तंत्र वह शासन प्रणाली या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या राज्य का शासन उच्च कुल के लोगों की एक समिति के द्वारा चलाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निकोलो मैकियावेली नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। निकोलो मैकियावेली पुनर्जागरण काल में इटली का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था और मैकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण है जो कि व्यवहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। मैकियावेली ने नेतृत्व पर विचार करते हुए कहा था कि नेताओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार में नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस काल को एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल एलिज़ाबेथन काल या शेक्सपियर युग कहलाता है और पुनर्जागरण की उत्पत्ति इटली में हुई थी लेकिन किंतु इसने शीघ्र ही पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पुनर्जागरण ने किस चीज़ से ध्यान हटा दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चर्च। पुनर्जागरण ने लोगों का ध्यान चर्च पर से हटा दिया और पुनर्जागरण ने मानवतावाद को आगे बढ़ाया जिसमें चर्च का कोई स्थान नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, चार्ल्स 5 क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन का राजा। चार्ल्स 5 स्पेन का राजा था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस ड्रेक के। स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने फ्रांसिस ड्रेक के नेतृत्व में हराया था। फ्रांसिस ड्रेक विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले अंग्रेज थे और ड्रेक का विश्व भ्रमण एक गुप्त समुद्री डाकू मिशन था जिसे महारानी एलिजाबेथ ने स्पेनियों के विरुद्ध स्वीकृत किया था। वेस्टइंडीज में 2 सफल अभियानों का नेतृत्व करने के बाद ड्रेक महारानी एलिजाबेथ की नज़र में आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चिल ने। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि चर्चिल ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यवाद। पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा साम्यवाद है और साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक समानता की बात करता है, जबकि पूंजीवाद का अधिकतर जोर स्वतंत्रता पर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, D.H. लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्टवुड का। D.H. लॉरेंस ने औद्योगिक और प्रदूषित शहर ईस्टवुड का वर्णन किया है। ईस्टवुड सिटी एक मिश्रित उपयोग बाल विकास परिसर है जो क्वेजोम शहर फिलीपींस में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटेन की औद्योगिक मालों को सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत में कब झेलना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के समय। भारत में ब्रिटेन को औद्योगिक मालों का सबसे बड़ा प्रतिरोध स्वदेशी आंदोलन के समय झेलना पड़ा था। 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग। हर्षवर्धन ने कलिंग राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक कन्नौज को केंद्र बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 41 वर्षों तक। हर्षवर्धन ने टोटल 41 वर्षों तक शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बाणभट्ट का हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। बाणभट्ट का हर्षचरित संस्कृत भाषा में रचा गया है। हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। वर्धन वंश के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत हर्षचरित ही है जो ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित काव्य तथा गद्य काव्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हर्ष के शासनकाल में तुल्यमेया कर किस पर लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक प्रकृति की वस्तुएं। हर्ष के शासनकाल में तुल्यमेया कर व्यापारिक प्रकृति की वस्तुओं पर लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किस शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहोल शिलालेख में। ऐहोल शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है। 634 ईस्वी का यह शिलालेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है और इसके रचयिता रवि कीर्ति थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कथन 1, सामंती व्यवस्था ने लोगों के आर्थिक जीवन को गांवों तक सीमित कर दिया और इसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। कथन 2, मुद्रा अर्थव्यवस्था की गिरती प्रक्रिया ने सेवाओं के आदान प्रदान और वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया। दोनों कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बाण ने हर्षचरित्र में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाचती लड़कियां। बाण ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है और ये दोनों नाचती लड़कियों के लिए किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 34,
कलिंग तू पराड़ी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयागोंडार की। कलिंग तू परड़ी जयगोंडार की रचना है और जयगोंडार चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का दरबारी था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, किस चोल शासक के समय चोल प्रतिनिधि मंडल चीन गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलोत्तुंग प्रथम के समय। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन में भेजा था और ये दूत मंडल अपने साथ शीशे का सामान, कपूर, चिकन आदि उपहार स्वरूप ले गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर कौन सा धर्म अपना लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। माधवी ने कोवलन के वापस चले जाने पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन एक चोलकालीन बंदरगाह था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। खंबात, देवल और थाना ये तीनों ही चोलकालीन बंदरगाह थे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, चोलकालीन ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्रम। चोलकालीन ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था और प्रत्येक नाडु का विभाजन कुर्रम अर्थात गांव समूह में किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पांड्य। चोलों के दक्षिण में पांड्य एक राजनीतिक शक्ति के रूप में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 40, चोल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी। चोल साम्राज्य की सबसे प्रमुख नदी कावेरी थी और कावेरी नदी को चोल साम्राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गिलोटिन डैश था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक उपकरण जिसमें 2 डंडे और 1 ब्लेड होता था जिसके द्वारा एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था। गिलोटिन एक प्रकार का उपकरण था जिसमें 2 डंडे और 1 ब्लेड होता था जिसके द्वारा एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था और इसका प्रयोग फ्रांस में होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृत दशा में लौटो किस प्रमुख विचारक का नारा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो का। यह जो कथन है प्राकृत दशा में लौटो, यह रूसो का नारा था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंसात्मक। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप हिंसात्मक था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किसानों से स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा नहीं करवाया जाता था। इस काल में किसान का कार्य कुलीन वर्ग की सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना आदि था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांस की राजनीतिक निकाय डैश? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट जनरल। फ्रांस की राजनीतिक निकाय स्टेट जनरल कहलाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वर्साई की संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्सेस और लॉरेन प्रांत। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई और इस संधि के माध्यम से जर्मनी को अल्सास और लॉरेन का प्रांत फ्रांस को देने पड़े थे। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एफ.डी. रूजवेल्ट किस पार्टी से थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक पार्टी से। एफ.डी. रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 49, वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुष्टीकरण की नीति को। वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन में तुष्टीकरण की नीति को मजबूती मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50,
चीन किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के। चीन जापान के तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना। जापान शुरू से ही एक उपनिवेशवादी देश था। जापान का उपनिवेशिक प्रभाव चीन पर था और जापान ने चीन के संबंध में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, जिसके तहत उसने जापान को उतनी ही सुविधाएं और स्वतंत्रता प्रदान की जिससे उसका औपनिवेशिक हित प्रभावित न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।